आप सबको एक बार फिर से मैं आप सबके बीच उपस्थित हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है बोनस से संबंधित। जैसा कि आप सबको पता है, बोनस एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही एम्प्लॉइज के मन में फेस्टिव सीजन में खास करके एक अच्छा फील होता है, और जिसमें कर्मचारी, उसका परिवार बहुत दिनों तक इसका इंतजार करता है। तो जैसा कि आप सबको पता है, अभी जस्ट दुर्गा पूजा खत्म हुआ है और दिवाली का अभी मौसम और सीजन आ चुका है। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हों चाहे प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज हों, सब जगह जो प्रॉफिट शेयरिंग जो कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉइज के साथ, बेसिकली उसी को हम बोनस के नाम से जानते हैं। बोनस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के अंदर रेगुलेट होता है, जिसमें कि बोनस से संबंधित कई प्रावधान इसके अंदर दिए गए हैं। जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बात है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जैसे कि रेलवे, डिफेंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट, ये सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने हिसाब से बोनस डिक्लेयर करते हैं फॉर देयर एम्प्लॉइज ड्यूरिंग दी फेस्टिव सीजन, त्योहार के समय। दोस्तों, आपको पता होगा कि आपने देखा होगा कई बार कई प्राइवेट सेक्टर्स के आपने ऑनर्स को देखा होगा। आपने गुजरात के बहुत बड़े हीरा कारोबारी केवजी ढोलकिया का नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। और जब भी दिवाली का मौसम आता है तो अपने कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा करते हैं, और लोगों के मन में उत्सुकता लगी रहती है कि उन्होंने क्या बोनस डिक्लेयर किया। दोस्तों, आपको बता दूं कि उन्होंने कई ऐसे मौके पे अपने कर्मचारियों को बड़े बड़े तोहफे एज ए बोनस डिक्लेयर करा है, जिसमें कि उन्होंने कई कर्मचारियों को घर गिफ्ट करा है, कई कर्मचारियों को उन्होंने कार गिफ्ट करी है। और साथ ही साथ जो मैं कुछ दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से देख पा रहा था, उसमें ऐसा देखा गया कि 3 कर्मचारियों को उन्होंने मर्सिडीज बेंच भी भेंट करी, जो कि पिछले कई सालों से उनकी कंपनी में कार्यरत थे। तो दोस्तों, ऐसा बोनस का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि जब प्रॉफिट होता है किसी भी कंपनी का, तो उसमें प्रॉफिट शेयरिंग का कॉन्सेप्ट एम्प्लॉइज के साथ होने से उनके मोटिवेशन को बढ़ाता है, उनके काम करने के तरीके को और बेहतर करता है, ताकि और मन लगाकर उस कंपनी के प्रति काम कर सके। तो मेरा आज का जो फोकस है दोस्तों, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लेके है कि बोनस क्या होता है, बोनस कितने टाइप का होता है, और क्या क्या कंडीशंस हैं, और बोनस कितने टाइम के अंदर पे करना होता है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि बोनस जो है वो 2 प्रकार का होता है। नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, जिसको हम एडहॉक बोनस के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस होता है। नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस और जो एडहॉक बोनस है, वो बोनस पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्म फोर्सेस के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, जबकि प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस ऐसे लोगों के लिए एप्लीकेबल है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है जिनका संबंध कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी से है। आपने भारतीय रेलवे का नाम सुना होगा। भारतीय रेलवे अपने कर्मचारियों के लिए हर साल 78 दिन की बोनस की घोषणा करती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जहां तक बात है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में भी काम करने वाले सारे कर्मचारियों को जो बोनस मिलता है, वो भी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के नाम से ही जाना जाता है। और आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो काम करते हैं, उनका भी 40 दिन की बोनस की घोषणा की जाती है। बोनस की घोषणा भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जिसे हम कहते हैं। उनकी लेटर डिक्लेयर होती है, उसके बाद ही कंसर्न एम्प्लॉइज को बोनस का भुगतान किया जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि जो बोनस का कैलकुलेशन है वो एक सीलिंग के आधार पर डिसाइड होता है कि बोनस की अधिकतम सीलिंग क्या है। तो आपको बता दूं कि वर्तमान समय में बोनस की अधिकतम सीलिंग है वो है 7,000 रुपया, या फिर मिनिमम वेजेस एज पर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इन दोनों में
जो भी लोअर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय के केस में इसके सीलिंग की सीमा जो है 7,000 रुपए की है। और ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के 2015 में जो अमेंडमेंट आया था, जो कि 1 अप्रैल 2014 से एप्लीकेबल था, उस समय इसकी सीलिंग 7,000 रुपए डिसाइड करी गई है। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बोनस का कैलकुलेशन भी इसी 7,000 रुपए के सीलिंग के आधार पर ही होता है, जो कि 2014 से हो रहा है 1 अप्रैल से। दोस्तों, इसका कैलकुलेशन का फार्मूला आप यहां पे देख सकते हैं। कैलकुलेशन का फार्मूला है 7,000 रुपया, जो कि मैक्सिमम सीलिंग है, डिवाइडेड बाय 30.4 और मल्टीप्लाइड बाय जितने दिन बोनस की घोषणा की जाती है। दोस्तों, आपको दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि 7,000 को हम 30.4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको पता है कि 12 महीने का हमारा साल होता है और 12 महीने में 365 दिन होता है। एक महीने में एवरेज कितना दिन होता है, तो 365 को हम यदि 12 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या 30.4 आती है। यानी एवरेज मंथ में जो डे है एक महीने में वो 30.4 होते हैं और उसमें मल्टीप्लाइड करते हैं कि कितने दिन बोनस की घोषणा करें। तो जहां तक हमारी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, मान लो मैं रेलवे की बात करूं, यदि 78 डेज बोनस की घोषणा होगी तो 7,000 डिवाइडेड बाय 30.4 मल्टीप्लाइड बाय 78 डेज। यदि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी की बात करूं, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में जो भी काम करने वाले लोग हैं, जिसमें कि एमओडी ने 40 दिन की प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की घोषणा करी है, तो उसका कैलकुलेशन इस तरीके से होगा। सीलिंग लिमिट 7,000 रुपए डिवाइडेड बाय 30.4 मल्टीप्लाइड बाय 40 डेज, तो ये आता है 9,010 रुपए 52 पैसे और राउंड फिगर में हम इसको 9,211 रुपए लेते हैं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करने वाले लोगों के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मैक्सिमम 9,211 रुपए मिलता है। इसी तरीके से जो नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस है, जिसको एडहॉक बोनस के नाम से जानते हैं, भारतीय सेना में काम करने वाले और पैरामिलिट्री में काम करने वाले लोगों के ऊपर लागू है। आपके मन में दोस्तों सवाल आता होगा कि ये कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के तहत, यानी कि जो बोनस के लिए कौन से ऐसे कैटेगरी है, कौन सा ऐसा क्लास है जिनको बोनस मिलता है। तो एलिजिबिलिटी बता दूं, वैसे केंद्र सरकार के कर्मचारी जो कि ग्रुप सी कैटेगरी में आते हैं और जो ग्रुप बी के नॉन गजेटेड एम्प्लॉय हैं, जो अराजपत्रित कर्मचारी हैं, वो बोनस के हकदार हैं। यानी कि ग्रुप सी और ग्रुप बी नॉन गजेटेड एम्प्लॉय, उन्हीं को बोनस मिलती है। और इसके साथ ही बोनस का जो पीरियड होता है वो फाइनेंशियल ईयर का होता है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक के पीरियड को हम बोनस के लिए काउंट करते हैं। बोनस के लिए दोस्तों मिनिमम जो सर्विस है वो 6 महीने की होनी चाहिए। यानी कि जो भी कर्मचारी जिनकी नौकरी 6 महीने से कम है, वो बोनस के लिए उनकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती। आपके दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि ये जो एडहॉक बोनस है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों, एडहॉक बोनस नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एप्लीकेबल है जहां पे प्रोडक्शन नहीं होता। और मैं एडहॉक बोनस की यदि कैलकुलेशन की बात करूं तो एडहॉक बोनस 30 दिनों के लिए दिया जाता है और जो कि पैरामिलिट्री और आर्म फोर्सेस पर्सनल के लिए भी एप्लीकेबल है। तो उसका कैलकुलेशन जो होता है वो होता है 7,000 डिवाइडेड बाय 30.4 मल्टीप्लाइड बाय 30, वो टोटल पैसा 6,905 रुपए आता है। यानी कि उनको बोनस, आर्म फोर्सेस के लोगों को जो कि नॉन गजेटेड हैं, उनको एडहॉक बोनस मिलता है और टोटल 30 दिन के लिए मिलता है और कुल राशि 6,905 रुपए मिलती है। कंडीशंस बता दिया आपको। एक और इसमें जो टेक्निकल बात है कि एडहॉक बोनस और प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, दोनों बोनस एक कैजुअल वर्कर के भी लागू है। कैजुअल वर्कर भी कई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो कैजुअल वर्कर के लिए जो सीलिंग है वो 1,200 रुपए की है और उनका जो कैलकुलेशन है
वो भी है 1200 डिवाइडेड बाय 30.4 मल्टीप्लाइड बाय, यदि 30 दिन का है तो 30 दिन के लिए, और यदि ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस है तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 दिन से। ये दोस्तों तकरीबन 1579 रुपीज आता है और ये तकरीबन 1206 रुपये आता है। यानी कि वैसे कैजुअल एम्प्लॉय जो कि एडहॉक बोनस के लिए हकदार हैं, उनमें फार्मूला का सीलिंग जो होगा वो 1200 रुपए का होगा, और 30.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो एवरेज हमने मंथ का लिया है, एवरेज नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ मल्टीप्लाइड बाय एडहॉक बोनस के केस में 30 दिन से, और प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस के केस में 40 दिन से मल्टीप्लाई करते हैं। और कैजुअल वर्कर की कंडीशंस होती है कि उनका कैलकुलेशन में कई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बताया कि मिनिमम सर्विस जिन्होंने 6 महीने मिनिमम नौकरी करी है उन्हीं के लिए बोनस एप्लीकेबल है। यहाँ पे कैजुअल वर्कर के केस में क्या है कि जहां पे कोई ऑर्गेनाइजेशन 6 दिन के लिए काम करता है तो उनको मिनिमम कम से कम 240 दिन साल में 3 साल के लिए काम करेंगे, तभी वो बोनस के लिए हकदार। दूसरा, वैसे ऑर्गेनाइजेशन जहां जो 5 दिन के लिए चलता है सप्ताह में, वहां पे वैसे कैजुअल वर्कर जो 3 साल तक 204 दिन पर ईयर काम करते हैं, उनके लिए बोनस की एलिजिबिलिटी है। दोस्तों आपके दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि बोनस कब पे होता है? तो बोनस पे करने का जो पीरियड है वो है फाइनेंशियल ईयर जैसे ही क्लोज होता है, यानी कि 31 मार्च को क्लोज होने के 8 महीने के अंदर बोनस पे करना बहुत आवश्यक है। आपने देखा भी होगा मोस्टली ये बोनस जो है दिवाली के पहले हम पे कर देते हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है, उससे यदि आप 8 महीने काउंट करेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 8 महीने का जो पीरियड है वो नवंबर का महीना है। आपने देखा होगा कि हमेशा एक बोनस जो है उसका पेमेंट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 8 महीने के अंदर, यानी नवंबर महीने के पहले एक बोनस का पेमेंट हो जाता है। अगला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कि ऐसा देखा जाता है कि जिसको हम प्रो रेटा बोनस कहते हैं, कि कोई कर्मचारी यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में कई दिनों तक अनुपस्थित रहा तो उसका बोनस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? उसको दोस्तों हम प्रो रेटा बोनस के नाम से जानते हैं, यानी जितने दिन वो उपस्थित रहे उसी के हिसाब से उनका बोनस का कैलकुलेशन होगा। यानी कि डाइस नॉन का पीरियड, ईओएल का पीरियड जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, और सस्पेंशन का पीरियड, ये बोनस के पीरियड में काउंट नहीं होता है। आपको बता दूं जो सस्पेंशन है वो सस्पेंशन सेंट्रल सिविल सर्विस रूल, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल, जिसको सीसीएस सीसीएन के नाम से जानते हैं, सीसीएस सीसी रूल 1965 के नाम से जानते हैं। जिस भी कर्मचारी के खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही होती है या कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही होती है, या कोई सरकारी कर्मचारी 48 घंटे से ज्यादा समय के लिए एब्सेंट होता है, तो उसको हम सस्पेंड करते हैं एज पर दी रूल 10(2) ऑफ द सीसीएस सीसी रूल 1965। यानी कि सस्पेंशन जितने दिनों तक रहेगा, सस्पेंशन का पीरियड बोनस के कैलकुलेशन में शामिल नहीं होगा। लेकिन कभी ऐसा होता है कि सस्पेंशन जिसको हम आमतौर पे मानते हैं कि पनिशमेंट नहीं है, और कई बार कर्मचारी जो है दोषमुक्त हो जाता है, एम्प्लॉय जो है एक्सोनरेट हो जाता है फ्रॉम ऑल द चार्जेस which has been imposed or which has been alleged on the employee। तो उस पीरियड को कर्मचारी के दोष मुक्त होने के बाद, यानी चार्जेस से एक्सोनरेशन के बाद, उस कर्मचारी को भी एब्सेंट पीरियड के लिए जो बोनस काटा गया था वो भी बोनस में काउंट होगा। यानी कि यदि दोष मुक्ति के बाद भी कर्मचारी बोनस के लिए पात्र होगा, यानी कि डाइस नॉन का पीरियड, ईओएल का पीरियड और सस्पेंशन पीरियड, ये बोनस के लिए जो नंबर ऑफ डेज काउंट करते हैं उसमें ये पीरियड काउंट नहीं होगा। यानी इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बोनस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, खास करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए, या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जहां पे प्रोडक्शन होता है, जहां पे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के लिए कर्मचारियों की एलिजिबिलिटी है, केंद्र सरकार के अंदर
जिस तरीके से नंबर ऑफ डेज डिक्लेयर करते हैं, आपको बताया रेलवे 78 दिन का बोनस डिक्लेयर करता है। रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जिसको हम बोलते हैं, और काफी जो है उनका भी गुड्स को करते हैं, बाकी पैसेंजर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनको बोनस 78 डेज का मिलता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के बाकी कई एम्प्लॉय जैसे एमओडी का बताया मैंने 40 दिन के हिसाब से वो बोनस सीलिंग के अनुसार। कर्मचारी ये दावा नहीं कर सकता कि ये हमारी पेमेंट तो बेसिक पेमेंट तो 50,000 है, लेकिन हम 60,000 क्यों ले रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि बोनस का कैलकुलेशन सीलिंग के बेस पे होता है, और ये सीलिंग 1 अप्रैल 2014 से 7,000। इसके पहले 2007 से लेके 2014 के पीरियड के बीच में दोस्तों ये सीलिंग 3500 रुपए था, और उसके बेस पे हमको यहाँ सीलिंग में 3500 रुपए लेते थे, उसको 30.4 से डिवाइड करते थे, और 40 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा टोटल राशि 4,605 रुपए था। यानी कि 2014 के पहले 1 अप्रैल 2014 के पहले केंद्र सरकार के अंदर काम करने वाले, जो कि खास करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस की कुल राशि 4,605 रुपए। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आज का ये आपको टॉपिक बहुत ही पसंद आया होगा, और आपको ये समझ आया होगा कि बोनस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, बोनस के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, बोनस का पेमेंट कितने दिन के लिए होता है, एडहॉक बोनस और प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस के बीच में क्या अंतर है, और कौन कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जो कि बोनस के लिए पात्र हैं, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो बोनस के लिए पात्र नहीं हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये वीडियो आपको देखने के बाद सारे डाउट्स को क्लियर करेगा, और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो 1965 है उसके जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर ऑल इसके प्रोविजंस लागू नहीं है, लेकिन सीलिंग की जो इसकी लिमिट है वो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 से ही लिया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आपको बोनस से संबंधित सारी जानकारी मिली होगी। इसके साथ ही मैं अगली बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके बीच उपस्थित होऊंगा, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत